नमस्ते दोस्तों और पॉलिटिकल साइंस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत। आपने लाइक्स, कमेंट और सब्सक्रिप्शन करके जो मुझे प्यार दिया उसके लिए मैं अभिभूत हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहेंगे। तो आज पॉलिटिकल साइंस के एक नए टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था के मूल कर्तव्यों पे अपन बात करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है और इससे संबंधित बहुत नए नए सवाल बनते हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो मूल कर्तव्य कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, कब अस्तित्व में आए, कितने हैं, क्या महत्व है, कौन कौन से है और इनकी प्रासंगिकता क्या है, इन सब पे बात करेंगे। रीट में भी सिलेबस में है, कांस्टेबल में भी है, आरएसप्री में भी है, शिक्षकों के जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें भी है और ग्राम सेवक में भी ये टॉपिक है। तो ये कुल मिला के कॉम्पिटिशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हमें पढ़ना जरूरी है। जो भी कॉम्पिटिटिव है उनको पढ़ना जरूरी है। मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य है हमारे उत्तरदायित्व, हमारे संविधान, हमारे देश और उसकी एकता अखंडता के लिए जो हमारे उत्तरदायित्व है उनको कहते हैं मूल कर्तव्य। और यह जो टॉपिक है इसकी शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण वाक्य है जिससे मैं शुरुआत करूंगा इसका, जो यह है कि वास्तविक अधिकार जो है, वास्तविक अधिकार कर्तव्य के प्रदर्शन का परिणाम है। कर्तव्य के प्रदर्शन का परिणाम है। ये किसने कहा? हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज, ये हिंद स्वराज में गांधी जी ने कहा। तो इससे मूल कर्तव्यों की जो प्रासंगिकता है या इनका जो महत्व है उसको तो आप जान ही गए होंगे कि वास्तविक जो अधिकार है वो कर्तव्यों के प्रदर्शन का परिणाम है। इससे तात्पर्य ये होता है कि हम अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करते हैं ना, तभी हर किसी को उसके वास्तविक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इस वाक्य से इस टॉपिक की करते हैं शुरुआत। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है, क्या बातें हैं, कब जोड़े गए, कौन सी समितियां हैं और क्या प्रासंगिकता है, एक एक बात पे जो बात करेंगे, एक एक बात पे चर्चा होगी। मूल कर्तव्य, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ, जिसको सामान्यतः मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन जो था उसके अंदर भाग जो है 4A जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसके अंदर कुल 10 मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उन कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसमें 42वें संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी के समय, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंदिरा जी की सरकार थी उस समय जब ये अमेंडमेंट किया गया था 1976 में 42वां। और ये अब बात ये आती है कि हमेशा हम ये देखते हैं कि जो ये संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, इसके विषय में कम ध्यान देके कर्तव्य जो है इनकी समिति का हम ज्यादा बात करते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति, आपने सुना होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो बात ये आती है कि हम सीधा कह देते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? मूल कर्तव्य से है। जबकि इससे थोड़ा व्यापकता से अगर देखा जाए और सही देखा जाए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो संबंध है वो है 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से।
ये जो पूरा अमेंडमेंट हुआ, ये जो पूरा संवैधानिक संशोधन हुआ, ये पूरा संवैधानिक संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा संस्तुति के आधार पर ही हुआ है। और उसमें से ही एक है जो है हमारे 10 मूल कर्तव्य। ये तो मोटी मोटी बात जो संविधान संशोधन से संबंधित है, ये आप एक बार नोट कर लें। भाग 4A जोड़ा गया नया, अनुच्छेद 51 क, और उसके अंदर जो है ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ये तो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात। एक और महत्वपूर्ण बात अब आपको बता दूं कि ये जो कर्तव्य होते हैं प्रमुख, आपने ये तो जरूर पढ़ा होगा कि ये सोवियत संघ से प्रेरित है, या यह विचार कहां से लिया गया है? सोवियत संघ से। तो सोवियत संघ से विचार लिया गया। इसके पीछे की भी एक कहानी ये है कि यह मूलतः जो अधिकतर जो हम देखते हैं मूल कर्तव्य जो है वो समाजवादी देशों में है। समाजवादी देश जो होते हैं वो अधिकार है, उन अधिकारों से ज्यादा मूल कर्तव्यों को, या कर्तव्य जो होते हैं, ड्यूटीज होती है, उनको महत्व देते हैं। और एक होते हैं उदारवादी देश। उदारवादी देश अधिकारों को महत्व ज्यादा देते हैं कर्तव्यों की अपेक्षा। ठीक है, तो यह तो बात हुई है। तो इसलिए ज्यादातर समाजवादी जो देश है उनमें मूल कर्तव्य है, और इसीलिए सोवियत संघ भी एक समाजवादी है, और वहां से हमारे जो ये मूल कर्तव्य है इनकी प्रेरणा दी गई है और इनको शामिल किया गया है। यह बात तो थी सामान्यतः जो मैंने आपको बताई। अब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात करें। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, तो बात यह है कि सरदार स्वर्ण सिंह जी जो समिति जो थी, स्वर्ण सिंह समिति, इसने अनुशंसा की थी 8 की। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह जी समिति जो थी उसने 42वें संविधान संशोधन के समय, उससे पहले मूल कर्तव्य जो थे, कितने मूल कर्तव्यों की अनुशंसा या संस्तुति की थी? तो वो तो की थी 8 की, और बाद में 10 शामिल किए गए और जोड़े गए। जो विधायिका जो हमारी थी उसने विचार विमर्श करके तो 8 की अनुशंसा की थी। और एक और अनुशंसा की थी कि अगर इनको पालन कोई नहीं करता है इनका, तो उसके लिए अर्थदंड या फिर सजा का प्रावधान भी किया जाए। ये इन्होंने अनुशंसा की थी। हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप इनका पालन करें, ऐसी कोई कानूनी या संवैधानिक बाध्यता आप पे नहीं आरोपित होती है। अब बात करते हैं कि मूल कर्तव्य कौन से हैं और उनकी मूल भावना क्या है, मूल कर्तव्यों का हमें पालन कैसे करना चाहिए। तो पहले मूल कर्तव्य पे आते हैं और बात करते हैं संविधान का पालन करें। पहला मूल कर्तव्य क्या कहता है? संविधान का पालन करें। संविधान जो हमारा है, जो हमारे संहिता है पूरी देश की, उस संविधान का पालन करें। तथा उसके बाद में लिखा हुआ 4 शब्द, और ये सीक्वेंस से भी पूछ लेते हैं आजकल। तो चारों में एक है आदर्शों तथा उसके आदर्शों, दूसरा है संस्थाओं, तीसरा है राष्ट्रध्वज, और चौथा है राष्ट्रगान। तो आदर्शों, संस्थाओं, आदर्श का मतलब क्या होता है? हमारे जो मूल्य है, जीवन मूल्य है, उनसे संबंधित है, और जो व्यक्तित्व है उनसे संबंधित है। संस्थाएं हैं जो हमारी विधायिका, कार्यपालिका या फिर न्यायपालिका, और इसके अलावा जो कमीशन बने हुए बहुत से संवैधानिक आयोग है, उन सभी संस्थाओं का सम्मान करें, आदर करें। राष्ट्रध्वज जो हमारा तिरंगा है, और राष्ट्रगान जो जनगण मन है, इनका आदर करें। ये कहा गया है पहले मूल कर्तव्य के अंदर। तो ये सीक्वेंस याद रखिए। आजकल पूछ लेते हैं सीधा कि ये कौन सा मूल कर्तव्य है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, 10वां है, जो भी ये पूछा जाता है। दूसरी है जो मूल कर्तव्य दूसरा है वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ हमारा उससे संबंधित है। तो इसमें कहा गया है स्वतंत्रता के लिए
राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन शब्द याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये दूसरा। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे तथा उसका पालन करें। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श जो है उसका हृदय में संजोए रखें तथा उसका पालन करें। ये तो था दूसरा। अब बात आते तीसरे की। तीसरे की कुछ भाषा है ना, वो आपको प्रस्तावना जैसी भी लगेगी, कहीं मूल नीति निर्देशक तत्वों में भी दिए हुए हैं। तो इसमें कहा गया है कि आप भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, इन तीन शब्दों का, प्रभुता, एकता और अखंडता, इनकी रक्षा करें तथा इनको अक्षुण्ण रखें। कौन से तीन शब्द है? एकता, प्रभुता और अखंडता। तो सीक्वेंस से देखें तो सबसे पहले है प्रभुता, फिर है एकता और फिर है अखंडता। ये तीन शब्द, इनकी रक्षा करें तथा इनको अक्षुण्ण बना रखें। प्रभुता किसको कहते हैं? जो मैंने, अगर आपने पिछला टॉपिक देखा होगा प्रस्तावना, तो उसमें बताया है संप्रभु क्या होता है, खुद के अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं, संप्रभुता किसे कहते हैं, और एकता जो है, इंटीग्रिटी और अखंडता, ये जो है तीन शब्द सीक्वेंस से आपको, ये है तीसरा मूल कर्तव्य जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं चौथे महत्वपूर्ण। ये चौथा महत्वपूर्ण जो मूल कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा, ये शब्द ध्यान रखना। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्चुअल में बेगार प्रथा वगैरह सब हटा दी गई है, इसलिए बिना किसी बात, यानी किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, कार्य करवाया नहीं जा सकता उसकी इच्छा के विरुद्ध या कैसे भी। लेकिन राष्ट्र को जब भी जरूरत होती है तो ऐसे समय में वो आपसे काम ले सकती है, जनता से काम करवा सकता है राष्ट्र। तो ये है कि आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये आर्टिकल 23 के अंदर पूरा डिस्क्राइब करके बाद में दिया हुआ भी है कि जो राष्ट्र की सेवा के लिए आप आह्वान किए जाने पर आपको करना होता है उसके बारे में। जबकि इससे पहले वो भी है जो मैंने बताया, बेकार प्रथा वगैरह का विरोध है या किसी को आप ऐसे काम नहीं करवा सकते। बात आती है पांचवें की। पांचवा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना। समरसता शब्द, समरसता का मतलब होता है हार्मोनी। समरसता का मतलब होता है हार्मोनी, जो प्यार होता है, हार्मोनी होती है, समरसता उसको कहते हैं। और एक है भ्रातृत्व की भावना। भ्रातृत्व की भावना, ब्रदरहुड की भावना जो है उसको, उसका विकास करना। समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। उसके बाद में चार शब्द इसमें दिए, ये सबसे बड़ा जो मूल कर्तव्य में है, समझने लायक है, सबसे विस्तार से दिया हुआ है ये। तो समरसता, भ्रातृत्व की भावना, उसके बाद में धर्म, भाषा, क्षेत्र और वर्ग। धर्म के बाद में जो कहा गया है वह है धर्म, भाषा। धर्म के बाद में भाषा, उसके बाद में क्षेत्र। ये सीक्वेंस है, भाषा, क्षेत्र और बाद में है वर्ग। ये जो चार है सीक्वेंस, इनके आधार पर, किसी भी आधार पर देश के किसी भी नागरिकों के साथ या लोगों से भेदभाव से दूर हो, भेदभाव से दूर रहें। चार, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार या वर्ग के आधार पर भेदभाव से दूर रहें। और ऐसी प्रथाओं, ये पहला पॉइंट, ये इसका दूसरा पॉइंट, ये इसका तीसरा पॉइंट जो है वो है कि ऐसी प्रथाएं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो,
उनका त्याग करें। तो ये कहा ऐसी प्रथाएं जो, या फिर उन प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों की गरिमा के विरुद्ध हो या उनके सम्मान के विरुद्ध हो। वैसे उसमें गरिमा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, गरिमा ज्यादा सही है, गरिमा के विरुद्ध हो। जैसे ऐसा हमने देखा है कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसमें स्त्रियों का बहुत सम्मान था, और उसमें जो मूल भावना स्त्रियों के प्रति थी, तो यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की भावना थी। लेकिन बाद में जो बाहरी आक्रमणकारी और ऐसी शक्तियां आई जिसके कारण हमें थोड़ा संकीर्ण दृष्टिकोण का विकास हुआ, और एक समय के बाद उन मान्यताओं, उन प्रथाओं को मान्यताएं मिल गई जो आज भी विद्यमान है, लेकिन हमने उसको ज्यादा स्वीकार कर लिया है। ऐसी जो भी मान्यताएं, ऐसी जो भी प्रथाएं, कुप्रथाएं हैं जो स्त्रियों की गरिमा के विरुद्ध है, उनको हमें तोड़ना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। ये हमें कहती है पांचवें मूल कर्तव्य की भावना, या जो इसमें निहित है वो। अब जो है छठा है, हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का संवर्धन करें। सामासिक संस्कृति, सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे तथा उसका परिरक्षण करें। अब ये इसको कहते हैं कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर का मतलब होता है मिश्रित। कंपोजिट का मतलब मिश्रित होता है, जुड़ा हुआ होता है, सामासिक होता है। इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं कि हमारे देश की जो विविधता में एकता वाली जो विशेषता है, विविधता में एकता, अलग अलग संप्रदाय है, भाषाएं हैं, क्षेत्रीय विविधताएं हैं, उनको बनाए रखे और उस संस्कृति का परिरक्षण करे और उसको बनाए रखे। ये हमारा कहता है छठा मूल कर्तव्य। सातवां मूल कर्तव्य जो है वो प्राकृतिक संपदा या फिर जो प्राकृतिक पर्यावरण है उससे संबंधित है। प्राकृतिक पर्यावरण में यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए हैं, वन, वन्य जीव व झील। ये 3 तो दिए हुए, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आजकल ऐसे ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो छठा है इसमें ये 3 तो दिए हुए हैं। सातवां है, छठा सामाजिक संस्कृति का था जो आपको बता चुका हूं। सातवां जो है वन, वन्य जीव और झील, ये 3 शब्द तो दिए हुए हैं। और उसके बाद में कहा हुआ है प्राणी मात्र, जो भी प्राणी है इन सबका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ये कहा गया है 7वें मूल कर्तव्य के अंदर। अब बात करते हैं 8वें मूल कर्तव्य की। 8वां मूल कर्तव्य क्या कहता है? एक शब्द है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक शब्द है मानववाद, एक शब्द है ज्ञानार्जन और एक शब्द है सुधार। इन चारों का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह तात्पर्य है कि हमें तर्क और यथार्थ जो ज्ञान होता है उसकी ओर विकास करना। मानववाद का मतलब ह्यूमैनिटी से है, इंसानियत की बात की है, और ज्यादा सुधार और ज्ञान अर्जित करने की और हमें विकास करना है। ये कहता है हमारा 8वां मूल कर्तव्य। 8 मूल कर्तव्य हो गए। अब बात करते हैं 9वें मूल कर्तव्य। 9वां मूल कर्तव्य आज के समय में हम इतने लापरवाह हो चुके हैं नागरिक, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 9वां जो मूल कर्तव्य कहता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें या उसको सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। इससे तात्पर्य यह है जो भी सरकारी अस्पताल है, बस स्टैंड है, रोड है, जो रेलवे है, या फिर ऐसी कोई भी सार्वजनिक जगहें हैं जो सरकार द्वारा सार्वजनिक हित के लिए बनाई है, उनको साफ सफाई रखें, उनको नुकसान नहीं पहुंचाए किसी प्रकार का। और दूसरी बात इसमें ये कही गई है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। सार्वजनिक संपत्ति और एक
जो हमारी मूल भावना रही है धर्म की, हिंसा से दूर रहना, हिंसा से दूर रहें, ये कहा गया है। वैसे भी हम अहिंसा परमो धर्म वाले हैं, ये कहा गया है 9वें मूल कर्तव्य के अंदर। अब बात करते हैं 10वें की। 10वां कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रयासों से या गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़े और ऐसे कार्य करें या ऐसी उपलब्धियां जिससे देश नई ऊंचाइयों को छू ले। तो उत्कर्ष की ओर बढ़ना, उत्कर्ष की ओर बढ़े, और इसमें दोनों एक ये चीजें भी शामिल करें, व्यक्तिगत शब्द भी कहा गया है और सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से जो है निरंतर उत्कर्ष की ओर बढ़े तथा ऐसे प्रयास करें जिससे देश नई ऊंचाइयों को छू ले। ये तो थे 10 मूल कर्तव्य जो 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर नया भाग 1976 में नया भाग 4A अनुच्छेद 51 क के द्वारा जोड़े गए, जिनकी ये मूल भावना थी। ये हमारे उत्तरदायित्व है, ड्यूटीज हैं, जिनके बिना हमारे अधिकार सही प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकते अगर हम मूल कर्तव्यों का अच्छे से पालन नहीं करते हैं। अब बात आती है कि जो 11वां एक बाद में जोड़ा गया उसकी टोटल अब कितने हैं। हमारे मूल संविधान में बिल्कुल कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान से संशोधन के समय पहली बार 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 द्वारा। 86वां संविधान संशोधन जो था 2002 में हुआ और ये इसके तहत जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वां मूल कर्तव्य क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके संरक्षक या माता पिता या संरक्षक जो है वो बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का अवसर प्रदान करे, शिक्षा का अवसर प्रदान करे। और ये जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम 2002 जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद में आया उसमें ये पूरा दिया गया है। निःशुल्क शिक्षा के बाद में जो व्यवस्था की गई है, यहाँ पे ये निर्देश था, यह कर्तव्य को बताया गया है कि भाई माता पिता और संरक्षक का ये कर्तव्य है कि कम से कम 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के पूरे अवसर प्रदान किए जाए। और ये जो अनुशंसा की थी वो की थी संविधान समीक्षा आयोग ने। ये महत्वपूर्ण है, ये हर कहीं लिखा हुआ नहीं होता। संविधान समीक्षा आयोग 2002 में जो है संविधान समीक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वेंकट चेलैया, इनकी अनुशंसा पर ये जो मूल कर्तव्य है ये जोड़ा गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब 11 टोटल मूल कर्तव्य हमारे संविधान में। तो 86वां संविधान संशोधन भी आपको पता होना चाहिए 2002। अब इसकी प्रासंगिकता क्या है और कहाँ तक ये न्यायोचित है इसकी बात करते हैं। तो मूल कर्तव्य जो है इस यानी किसी भी नागरिक को बाध्यता नहीं है, बाध्य नहीं किया जाता। मूल कर्तव्य जो है इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित का यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि ये यानी उचित न्यायिक, ये न्यायिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में आप इसके लिए नहीं जा सकते कि भाई कोई मूल कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है इसलिए आप उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये दो बातें तो ये होती है। और तीसरी बात ये है कि जो उच्चतम न्यायालय ने कहा, वो बात मैं दोहरा दूं, उच्चतम न्यायालय
ने कहा कि जो विधियां हैं, जो प्रमुख बातें हम कर रहे हैं इससे संबंधित जो विधियां हैं, उनकी व्याख्या के लिए जो है मूल कर्तव्य जो है, ये बातें तो थी। अब मूल कर्तव्य जो है वो विधियों की व्याख्या के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये 51 क का इस्तेमाल विधिक या न्यायिक प्रक्रिया में व्याख्या के लिए किया जा सकता है। ये उच्चतम न्यायालय का स्टेटमेंट है। और एक और बात, हम जब कहते हैं कि हाँ ऐसा नहीं होता, बाध्य नहीं किया जा सकता, चलो ठीक है, मूल कर्तव्य का सीधे तौर से कानूनी कार्रवाई से कोई संबंध नहीं होगा, निसंकोच। लेकिन आप ये समझिए कि जो और कानून बने हैं, या इंडियन पिनल कोड है जो आईपीसी है, या फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, वन्य जीव संरक्षण 1972 है, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 है, या फिर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है, या अस्पृश्यता अधिनियम है। ये सारे जो है कहीं ना कहीं हर मूल कर्तव्य से जुड़े हुए हैं और कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उस पर सीधे तौर पे नहीं होती। ये आपको परीक्षा की दृष्टि से तो आपको नहीं लिखना है कि कानूनी बाध्यता नहीं है और बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन एक्चुअल बात ये है, यथार्थ बात ये है कि और कानून जो है, और इंडियन पिनल कोड में हो या ये सारे जो भी अधिनियम और कानून बने हुए हैं, उनके तहत हर जो ये है हमारे मूल कर्तव्य, हर कर्तव्य के साथ कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है, कार्रवाई होती है, हो सकती है, ये बात और है। अब बात करते हैं महत्व की, मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है। तो एक मूल कर्तव्यों के महत्व की बात करें, एक तो ये सचेतक के रूप में है, सचेतक कि हमें ये पता चलता है कि हमारे मूल कर्तव्य क्या है, हमें देश के प्रति हमारे कर्तव्य का निर्वहन कैसे करना है। राष्ट्रीय ध्वज हो या स्त्रियों के सम्मान के लिए हो, राष्ट्र गान हो, उच्च आदर्श हो, या सामाजिक संस्कृति हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, समरसता हो, भ्रातृत्व की भावना हो, भेदभाव को दूर करने की बात हो, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने की बात हो, बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने की बात हो, तो ये हमें सचेतना देता है, ये हमें सचेतक के रूप में हमारे लिए कार्य करता है। दूसरी बात है प्रेरणा स्रोत है, ये हमारा प्रेरणा स्रोत। कुछ एक जैसे ही शब्द है लेकिन थोड़ा सा फर्क है इन दोनों शब्दों में। प्रेरणा स्रोत है, ये हमें हमारे देश के प्रति जो है वो प्रेरित करते हैं कि हम उच्च आदर्शों को बनाए रखें, हमारे जो अधिकार है उनको लिए हमारे कर्तव्यों का निभाना अति आवश्यक है, इसलिए हमें ये प्रेरित करते हैं अच्छी व्यवस्था के लिए। तो ये जो मुख्य बातें थी वो थी हमारे मूल कर्तव्यों के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, उससे पहले धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप तक सारा जो कुछ भी मैं ज्ञान पहुंचा सकता हूँ इतना कोशिश करूंगा।